हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट ईवीएस या पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपको पीएससी, यूपीटेट, सीटेट एंड ऑल इंडिया एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे मिलकर बनता है। तो आपको पता होगा पर्यावरण है या एनवायरनमेंट है तो यह जैविक घटक क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट जैसे ह्यूमन और सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी सूक्ष्म जीव इस जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, तो यह भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। भू आकृतिकी घटक जैसे कि मृदा के अंतर्गत आने वाले सभी खनिज भू आकृतिक घटक हैं। सी है कि इसका अजैविक घटक या नॉन बायोटिक कंपोनेंट, तो इसके अंतर्गत मौसम जैसे कि बारिश, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आदि आते हैं। तो यह सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। तो आप जरूर याद रखेंगे कि पर्यावरण किससे मिलकर बनता है, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट और भू आकृतिकी घटक, इन सबसे मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो आपको पता होगा कि इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट है यह कब हुआ, यह 1986 में आया। इसका अन्य नाम क्या है, छाता विधान है। छाता विधान क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो 1986 में पारित हुआ है, इसके अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि अधिनियम भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं या छाता विधान कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन की सबसे महत्वपूर्ण किसमें भूमिका है। तो यहाँ पे नीचे कुछ चक्र दिए गए हैं, आपने पढ़ा होगा, यह जियोलॉजिकल साइकिल के अंतर्गत ये चक्र आते हैं। तो इनमें जो सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, तो जल चक्र में है। क्यों है, आपको पता होगा जो वाटर साइकिल होती है, जैसे सूर्य की रोशनी से जल गर्म होता है और ये वेपराइज होता है, उससे बदल बनते हैं और फिर से बारिश हो जाती है। तो जो संपूर्ण जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है या किस पे डिपेंड करती है, या सन लाइट पे ही डिपेंड करती है या सोलर रेडिएशन पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है या इसे हम नीरी भी कहते हैं, नेशनल इंजीनियरिंग फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहाँ अवस्थित है, तो ये नागपुर में अवस्थित है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म नीरी भी कहते हैं। और यह किसके अंतर्गत कार्य करता, आप इस इमेज में देख सकते हैं, यह CSRI के अंतर्गत कार्य करता है और यह समय समय पर पर्यावरण संबंधी शोध करके अपने डेटा प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आपको पता होगा जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन है जो 1992 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ब्राज़ील की एक सिटी है रियो डी जेनेरियो में 1992 में यह आयोजित किया गया था। अब पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जो UNO द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास के लिए यह आयोजित किया गया था। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है इस समय का सबसे पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या सबसे पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें लगभग 178 देशों ने भाग लिया था और लगभग 1000 से अधिक NGO और मल्टीनेशनल कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है और यह पर्यावरण संबंधी ठोस कदम उठाने के लिए यह प्रथम सम्मेलन है। यह कहाँ हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसे एजेंडा 21 भी कहते हैं। अब एजेंडा 21 क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन को क्या कहते हैं। तो एजेंडा 21 कहते हैं। पर एजेंडा 21 क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि 21st सेंचुरी के लिए पर्यावरण संबंधी दिशा निर्देश और गाइडलाइन निर्धारित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 21वीं सदी में जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए थे, इसलिए इसे एजेंडा 21 भी कहते हैं। यह कहाँ आयोजित हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु क्या है। तो आपको पता होगा जो एयर है या वायु है यह क्या है, यह एक मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, क्योंकि वायु में विभिन्न गैसों का तो मिश्रण होता ही है विभिन्न अनुपात में, परंतु इसमें धूल कण, जलवाष्प, बैक्टीरिया, वायरस, प्रदूषक सब कुछ इसमें मिश्रित होता है। तो वायु क्या है, एक यह मिश्रण है। यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का
कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको पता होगा जो वायुमंडल है उसमें लगभग 78% तो नाइट्रोजन होती है, सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है, और लगभग 21% या 20.9% है जो ऑक्सीजन होती है। और उसके बाद जो आर्गन होती है, आर्गन गैस है 0.90% या 0.9% क्या होती है, आर्गन गैस होती है। और उसके बाद अदर गैसेस होती हैं। पर कभी कभी इस एग्जाम में कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, 0.003, 0.3, 0.3 या 3.0, इस टाइप से आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जरूर याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% है, ना कि 0.3 और ना कि 0.003। कितना है आप याद रखेंगे कि 0.03% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप याद रखेंगे। और नाइट्रोजन कितनी है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, आप इस इमेज में देख सकते हैं ग्राफ में 78% नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितनी है, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता होगा विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित है। जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, जो विश्व मौसम संगठन है इसको WMO भी कहते हैं, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अवस्थित है। और यह क्या करता है, यह जो विश्व के सभी देश हैं उनके क्लाइमेट, मौसम और जल संसाधनों के वितरण संबंधी कार्यों में सामंजस्य बिठाता है और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी या यूनिफॉर्म नीतियों का निर्माण करता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा, विश्व मौसम संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है, तो पर्यावरण अनुकूल मतलब इको फ्रेंडली। और जो कंज्यूमर के लिए कौन सा मार्क गवर्नमेंट ने चलाया है, तो आपको पता होगा इको मार्क। यहाँ पे ऑप्शन जो बी है इको मार्क है, यहाँ पे इको मार्क। इको मतलब इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं और जो कंज्यूमर के लिए सेफ होते हैं उसके लिए कौन क्या प्रदान किया जाता है, तो उसके लिए इको मार्क प्रदान किया जाता है। परंतु हम अन्य ऑप्शन भी देख लेंगे, जैसे एग मार्क। तो एग मार्क किससे मिलकर बनता है, एग प्लस मार्क। एग मतलब एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एग मार्क दिया जाता है। और जो ISI है तो यह मुख्यतः ऐसी चीज़ों को दिया जाता है जो कंज्यूमर के लिए सेफ तो हो ही, साथ में कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्टों के लिए भी ISI मार्क दिया जाता है। अब वाटर मार्क क्या है, तो आपने देखा होगा वीडियो में यहाँ साइड में कुछ सिंबल होता है, तो उसे हम वाटर मार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो आपको पता होगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल है या क्या है, तो ये एक विश्व स्तरीय एक NGO है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये पर्यावरण संबंधी कार्य करता रहता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड का एक शहर एम्स्टर्डम। तो इसका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो एम्स्टर्डम। यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन आएंगे कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है, तो UN के अंतर्गत, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कार्य करने वाला यह विश्व स्तरीय एक NGO है और किसके संबंध में कार्य करता है, पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी कार्य करता है। और यह पर्यावरण को अपग्रेड करने के लिए लगातार यह प्रयास करता रहता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन डेवलपमेंट, हरित या इसे हरित विकास भी कहेंगे, तो इसके लेखक कौन है, तो ग्रीन डेवलपमेंट एक बुक है और इनके जो राइटर हैं या ऑथर हैं कौन है, MG ब्रैडशॉ हैं। और यह क्लीन एनर्जी, ग्रीन डेवलपमेंट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित यह बुक है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित विषयों पर यह चर्चा करती है। और यह किसने लिखी है, ग्रीन डेवलपमेंट बुक या हरित विकास, इसके ऑथर कौन है, तो MG ब्रैडशॉ हैं, हम ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, तो आपको पता होगा प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं। यह एक जापानी फॉर्मर और फिलोसफर हैं, यह कृषक और दार्शनिक हैं ये जापानी। इनका नाम है मासानोबु फुकुकावा। इन्होंने क्या किया है, अब प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं। अब नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, तो आपको पता होगा नेचुरल फार्मिंग है जो इस टाइप की कृषि होती है जो बंजर हो चुकी ज़मीन है या जो इनफर्टाइल भूमि है, वहाँ पर यह नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल के नेचुरल तरीके से वहाँ पे फिर से प्लांट उगाते हैं
और उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उस ज़मीन की फर्टिलिटी होती है, वह पुनः वापस हो जाती है और वह ज़मीन फिर से नेचुरल तरीके से उपजाऊ हो जाती है। तो इसके अन्वेषक कौन है? प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुकावा, जो कि जापानी फार्मर और फिलोसोफर हैं। ये नाम जरूर याद रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और साथ में आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने शुरू किया? तो जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो ग्रीन आर्मी है उसको ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया। इसके अंतर्गत क्या था कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग हजारों युवाओं को संगठित किया गया और बहुत सारे कैंपेन चलाए गए और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और अधिक से अधिक प्लांटेशन किया जा सके। तो जो यूथ की जो टीम थी या जो मेंबर थे तो उनको क्या कहा गया? ग्रीन आर्मी कहा गया। और ये ग्रीन आर्मी कहाँ से शुरू हुई थी? या ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई थी। किससे संबंधित है? तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित है या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित की? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है या इकोसिस्टम है, इसकी संकल्पना किसने दी? तो ईजे टॉन्सले ने दी है। जो ईजे टॉन्सले थे, इन्होंने ही जो इकोसिस्टम वर्ड है सबसे पहले इसको क्वाइन किया। अब इकोसिस्टम क्या होता है? तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, इकोसिस्टम एक इस टाइप का सिस्टम होता है जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट सभी साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ इस सिस्टम को रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट प्लांट्स हैं, एनिमल, ह्यूमन बीइंग सब आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट में जैसे क्लाउड है, टेम्परेचर है, यहाँ पे देख सकते हैं सन है, वाटर है, सभी मिनरल हैं, सॉइल है, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट हैं। तो ये सभी सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं और एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो जो वर्ड था फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम किसने दिया? तो ईजे टॉन्सले ने दिया है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? जैसे कि कई ऑप्शन दिए गए हैं, तालाब, खेत, वन। तो आपको पता होगा कि जैसे तालाब तो नेचुरल है, परंतु जो खेत होता है वो ह्यूमन द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है कि कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, कब सिंचाई करनी है। तो इसे कौन कंट्रोल करता है? ह्यूमन कंट्रोल करता है। इसलिए किस टाइप का इकोसिस्टम हो गया, किस प्रकार का परितंत्र हो गया? कृत्रिम हो गया, है ना। और जैसे इसके अंतर्गत जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसके अंतर्गत जैसे घर में एक्वेरियम होते हैं वो आते हैं, खेत होते हैं, जो अपने घर में टेरेस गार्डन होते हैं या घर के जो गार्डन होते हैं, वो जो ह्यूमन जो द्वारा जितने भी इकोसिस्टम कंट्रोल किए जाते हैं वो सब कृत्रिम परितंत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम परितंत्र है? तो विश्व का विशालतम परितंत्र कौन सा है? तो समुद्र है, क्योंकि आपको पता है जो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर जल है। तो जल है, समुद्र का विस्तार सबसे अधिक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओशन का जो इकोसिस्टम होगा या समुद्र का परितंत्र होगा वह विश्व में सबसे विशालतम परितंत्र होगा, आपने देखा होगा। और अभी समुद्र में कई ऐसी प्रजातियां हैं अभी कि उन्हें आज तक भी नहीं खोजा जा सका है, इतना बड़ा परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? या इकोसिस्टम जो है इसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपको पता होगा कि सूर्य है। सूर्य या सनलाइट है, उसके द्वारा इकोसिस्टम को रन किया जाता है। यदि सन नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी तो प्रोड्यूसर नहीं होंगे, कंज्यूमर नहीं होंगे और सारी फूड चेन सब डिस्टर्ब हो जाएगी और सारा इकोसिस्टम डेड हो जाएगा, यहाँ तक कि संपूर्ण पृथ्वी एक डेड हो जाएगी। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा, है ना। तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सनलाइट या सोलर एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव क्या है? तो आपको पता होगा जो फूड चेन क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे। तो फूड चेन ऐसी चेन होती है, एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें फूड सबसे पहले उत्पादक जैसे प्रोड्यूसर, जैसे ग्रीन प्लांट होते हैं वो आएंगे। फिर ग्रीन प्लांट को जो खाता है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, इस लाइन में आप देख सकते हैं। और इनको जो कंज्यूम करेगा ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं, जैसे कि सभी ग्रीन प्लांट होते हैं। इनको जो खाएंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे या प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। तो इसमें पूछा गया है, ये सारी फूड चेन ऐसी बनती जाती है कि इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, लास्ट में पता चली इसको सांप ने खाया।
तो इस टाइप से जो एक चेन क्रिएट होती है इसे हम फूड चेन कहते हैं। और जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं या खाद्य जाल कहते हैं। दोनों टर्म हम याद रखेंगे। तो इसमें पूछा है कि ह्यूमन क्या है, तो ह्यूमन देखना इसमें प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। क्यों? क्योंकि जो शाकाहारी ह्यूमन होते हैं, वेजिटेरियन ह्यूमन होते हैं, तो वो तो सिर्फ ये प्राइमरी इसको जो उत्पादक होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं ग्रीन प्लांट, उनको खाते हैं। परंतु कुछ कुछ जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं, या जो दोनों वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो सेकेंडरी लेवल के जैसे मछली है, मुर्गे हैं, बकरी है, उनको खाते हैं। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं कौन, ह्यूमन बीइंग, तो वो सेकेंडरी में भी आ गए। तो कुछ जो वेजिटेरियन ह्यूमन बीइंग हैं वो तो प्राइमरी कंज्यूमर में हो गए, पर जो कुछ नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन बीइंग हैं तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर में हो गए। तो इसमें पूछा है कि जो फूड चेन में ह्यूमन का क्या रोल है, तो ह्यूमन क्या होंगे, दोनों होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों होंगे। और इसमें निर्माता कौन होगा, तो निर्माता बताया ग्रीन प्लांट होंगे जो उत्पादक या इनको प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे, तो आप इस लाइन में ये देख सकते हैं कि जैसे कि जो समुद्र में होते हैं, जैसे छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, या फिर जो शाकाहारी मनुष्य होते हैं, टिड्डे होते हैं, जो केवल गाय होती है जो घास पे या जो हरी भरी चीज़ों पर ही, हरे भरे प्लांट से प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। तो ह्यूमन तो दोनों में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो आपको पता होगा, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, यूकेलिप्टस है। तो यूकेलिप्टस है, इसे हम क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय संकट, या फिर कभी कभी इसे पर्यावरणीय आतंकी भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो यूकेलिप्टस का प्लांट होता है वो इतना ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन करता है कि नीचे का जो ज़मीन का पानी होता है वो सूख जाता है। अर्थात मतलब इसे कभी कभी जैसे दलदली भूमि में लगा दिया जाए तो कुछ ही सालों में वो ज़मीन है पूरी तरीके से सूख जाएगी। तो इससे क्या होता, कहीं कहीं जहाँ पर ये यूकेलिप्टस की संख्या अधिक होती है तो वहाँ पर संपूर्ण ज़मीन का जो जल है वह जड़ों द्वारा, सूख के पत्तियों द्वारा इसे बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर एनवायरनमेंट में निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन का जो वाटर लेवल अत्यंत कम हो जाता है और ज़मीन कैसी शुष्क हो जाती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय आतंक या पर्यावरणीय संकट वाला वृक्ष कहते हैं। किसको कहते हैं, यूकेलिप्टस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का क्या उदाहरण है। तो आपको बता दें, जो स्वच्छ जल समुदाय है ये दो टाइप से होते हैं। जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें दो टाइप के आवास होते हैं या हैबिटाट्स होते हैं। एक होता है लोटिक आवास और एक होता है लैंटिक, जो यहाँ पर पूछा गया है लैंटिक यहाँ पर। तो जो लोटिक आवास होता है वो इस प्रकार के जल में होता है जैसे कि जिसमें लगातार बहाव है, जैसे कि नदी हो गई, झरने हो गए, तो किसके अंतर्गत आएंगे, लोटिक के अंतर्गत आएंगे, लोटिक जल आवास के अंतर्गत आएंगे। इस याद रखने की ट्रिक है कि लौटते रहते मतलब जो जल लुढ़कता रहता है जिन चीज़ों में, तो वो लोटिक के अंतर्गत आएंगे। परंतु यहाँ पे लैंटिक पूछा गया है और यूपीएससी से लेके कितने वनडे एग्जामों में अक्सर ही अल्टरनेट ईयर पे यह पूछा जाता रहा है। तो आप याद रखेंगे जो लैंटिक आवास है जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होता है, स्थिर होता है, मतलब जल है जो बहता नहीं है। आपने तालाब देखे होंगे चारों तरफ से कवर होते हैं, कहीं उनकी जल की निकासी नहीं होती है, दलदल होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, लैंटिक आवास के अंतर्गत आएंगे। और लोटिक आवास के अंतर्गत कौन कौन आएगा, नदी और झरने आएंगे। तो दोनों ही हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट क्या है। तो आपको पता होगा जो रेड लिस्ट है यहाँ पर जो विभिन्न जीव जंतु हैं, ह्यूमन बीइंग, संपूर्ण जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं और फंजाई, तीन कैटेगरी को इसके अंतर्गत रखा गया है। कौन कौन सी, संपूर्ण जीव जंतु जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड होंगे, संपूर्ण पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और फंजाई। इन तीनों की जो प्रजातियां हैं जो विलुप्ति की कगार पे हैं उनको रेड लिस्ट में लिस्टेड किया जाता है और उनके संरक्षण के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो इसकी जो बुक है रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN एक संस्था है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यह IUCN क्या जारी करता है, तो रेड डाटा लिस्ट या रेड डाटा बुक जारी करता है। और IUCN से संबंधित कुछ अदर फैक्ट है जो एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है,
तो जेनेवा में है। किसका? IUCN में। तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और यह क्या जारी करता है? तो रेड डाटा लिस्ट जारी करता है, जो कि संकटापन्न जीव जंतुओं संबंधी लिस्ट है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होगा जो जैव विविधता है या बायोडाइवर्सिटी है, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, ये लगभग इक्वेटर और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच इनका विस्तार सामान्यतः देखा गया है। तो यह लगभग ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और टेम्परेचर एवरेज लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वहां पे जो जैव विविधता है या प्लांट्स और एनिमल के लिए सबसे अनुकूल स्थितियां हो जाती हैं और उनकी पैदावार और उनकी वैरायटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो कहाँ पे होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन या इसे क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? फिर से वही क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है जो इंडिया में शांत घाटी या साइलेंट वैली में पाई जाती है। अब साइलेंट वैली कहाँ है? तो जो साइलेंट वैली है वो केरल में अवस्थित है और जो किसके लिए जानी जाती है? बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। और साथ ही जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो भी कहाँ? इसी साइलेंट वैली पे ही है और कहाँ? केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और साथ में अदर ऑप्शन देख लेंगे। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये भी हम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा जो रामसर सम्मेलन है यह वेटलैंड से संबंधित है या आर्द्र भूमियों से संबंधित है। अब ये आर्द्र भूमि क्या होती हैं? आर्द्र भूमि है ऐसी भूमियाँ होती हैं या ऐसी लैंड का पार्ट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मतलब जो ज़मीन है या जो भूमि है सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है वहाँ पे, या जो जल को संग्रहित करके रखती हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? रामसर साइट्स के अंतर्गत आएंगी। साथ ही याद रखेंगे कि ये रामसर ईरान का एक शहर है और 1971 से जो वेटलैंड है या आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कब हुआ था पहली बार? तो 1971। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो वेटलैंड से है। या फिर ये आ जाता है कि रामसर सम्मेलन है यह कब आयोजित हुआ? तो 1971 में हुआ। साथ ही एक चीज़ और याद रखेंगे कि इंडिया में अभी अगस्त 21 में जो रामसर साइट्स हैं कितनी हो गई इसकी संख्या? तो 46 हो गई है, ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी? तो आपको पता होगा जो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दी। अब ग्रीन हाउस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ऐसी टाइप की गैसेस होती हैं जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं, जो नॉर्मल गैस के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है बढ़ा देती हैं, जैसे कि CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलवाष्प किसके अंतर्गत आएंगी? ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं और इसकी जो संकल्पना है किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने दी थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या वैश्विक तपन है उसके लिए आर्गन, मीथेन, अभी देखा मीथेन है जो ग्रीन हाउस गैसेस है, यहाँ पे देखा CH4, जलवाष्प है, ये भी यहाँ देखा किसके लिए जिम्मेदार है? ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, तो ये भी हमने देखा किसके लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैसेस है। पर जो आर्गन है यह क्या है? यह ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, बल्कि ये क्या करती है? जो ओजोन परत के डिप्लीशन के लिए, जो ओजोन परत का जो विखंडन होता है या ओजोन परत का क्षरण होता है उसके लिए क्या जिम्मेदार है? आर्गन है। और जो अदर 3 गैस यहाँ पे दी गई, एक कौन सी गैसेस हैं? एक ग्रीन हाउस गैसेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।